तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। कंसाइनमेंट में अगर ओनर और एजेंट इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर उनके बीच में उस कंसाइनमेंट में कहीं कोई लॉस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसको हम समझते हैं एक बार। देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैं बात कर रहा हूं लॉस की, तो हमें यह समझना है कि कंसाइनमेंट में या फिर अदरवाइज भी जो लॉस है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो सेपरेट होता है। कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं? एक बच्चे लॉस होता है जिसे कहा जाता है अबनॉर्मल लॉस, और एक लॉस है जिसे कहा जाता है नॉर्मल लॉस। पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है और क्या रीजन है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए। टॉपिक समझने के साथ ही आप समझ जाओगे कि यस, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए। अब नॉर्मल लॉस की अगर मैं पहले बात करूं तो अबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? जैसा कि आपको इस वर्ड से ही लग रहा होगा कि अबनॉर्मल लॉस विच इज नॉट नॉर्मल। अबनॉर्मल का मतलब कि एक तरह से एक्सेप्शनल केसेस की बात की जा रही है। ये ऐसा नहीं है जो रेगुलरली होता रहता हो, ये कुछ ऐसी चीज है जो आउट ऑफ सडन कभी भी हो सकती है, राइट? जैसे हम बात करें, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, यहां पर जनरल बात करें तो आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक से लॉस एक तरह से एक्सेप्शनल है क्योंकि अर्थक्वेक रेगुलरली नहीं आते रहते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे ऐसे लॉस की बात कर सकते हो जो एक्सेप्शनल हैं, कभी कभी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत नॉर्मल है, रूटीन में होते रहते हैं। ऐसी बात भी कर सकते हो। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकते हैं अबनॉर्मल लॉसेस और क्या हो सकते हैं नॉर्मल लॉसेस। जैसे कि मान लो मैंने कहा हमारे वेयर हाउस में आग लग गई। अब आग लगना, फायर, क्या लगता है ये कोई नॉर्मल चीज है कि आग तो लगती रहती है किसी भी बिजनेस में? मतलब कोई फ्रीक्वेंसी है, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल आग तो लगनी ही लगनी है, लगती रहती है? जनरली ऐसा नहीं होता है, राइट? कोई भी फायर से आग लगना इट्स नॉट नॉर्मल। या फिर हम बात करें एक्सीडेंट्स की, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इट डिपेंड्स बिजनेस में। मान लो किसी का बिजनेस है, अचानक से पता चला छत गिर गई, कुछ उसमें लेबर थी, उनको चोट आ गई, राइट? कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी, फ्लाईओवर गिर गया। बिजनेस में लेबर काम कर रही थी, कोई पर्सन काफी हाइट पे काम कर रहा था, वहां से नीचे गिर गया। इस तरह के एक्सीडेंट्स, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। इस तरह की चीजें जनरली, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी और चीजें हो सकती हैं जो एक लॉस हो जाता है बिजनेस के अंदर। अगर मैं बात करूं इस लॉस की, या थेफ्ट भी ले लेते हैं, चोरी को ले लेते हैं। एक चोरी तो होती है जो अंदर ही अंदर छोटी मोटी चोरी होती है, वो हो सकता है चलती रहे, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं कि कोई चोर आ गए और अच्छी चोरी कर गए। जनरली ऐसा, ये नॉर्मल नहीं होता। अगर आप बिजनेस के अलावा पर्सनल लाइफ में भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप यूं कहो घरों में तो चोरी होती ही रहती है, हमारे घर में एवरी मंथ चोरी होती है या एवरी ईयर चोरी होती है, ऐसा नहीं कह सकती हैं। तो ये अब नॉर्मल लॉसेस हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट आप क्या समझोगे कि ऐसा लॉस विच इज नॉट नॉर्मल, विच इज नॉट ऑफ द रूटीन नेचर, एक रूटीन नेचर का लॉस नहीं है, और ये लॉसेस होने के कोई ना कोई रीजंस हैं। मतलब ये ऐसे लॉसेस हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन लॉसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन लॉसेस का जो रीजन है वो हो सकता है मिसमैनेजमेंट,
मिस मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, नेग्लिजेंस हो सकती है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर नहीं लिए गए, ये रीजंस हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा कोई भी बिजनेस थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करें, नेग्लिजेंस को ना होने दे, अच्छे सेफ्टी मेजर फॉलो करें, तो शायद इस लॉस को कम किया जा सकता है। आग लगने को, अगर आग के लिए प्रॉपर हमने सेफ्टी मेजर लगाए हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि आग नहीं लग सकती, बट अगर आग लग भी गई तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उसका पता चल जाए और इंस्टेंट उसको बुझा दिया जाए, उससे लॉस कम से कम हो। थेफ्ट को रोका जा सकता है सेफ्टी मेजर ज़्यादा लगाकर। एक्सीडेंट्स को भी अगर हम सेफ्टी मेजर नहीं, नेग्लिजेंस ना करें तो इनको रोका जा सकता है। तो ये हो गए अब नॉर्मल लॉस की बातें। अगर हम बात करें नॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल लॉस के लिए आप समझोगे कि जैसा कि वर्ड बोल रहा है नॉर्मल लॉस, तो यहां कहना चाह रहे हैं ऐसा लॉस विच इज नॉर्मल, और सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए नॉर्मल नहीं है, वो हमारे जैसे सारे बिजनेसेस के लिए नॉर्मल है। मतलब कि एक सेम इंडस्ट्री में वो लॉस सबको ही होता है, वो हो जाएगा नॉर्मल लॉस। और अब नॉर्मल लॉस सेम इंडस्ट्री में सबको नहीं होता है। जैसे मान लो मैं कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ लेता हूँ, मैंने इंडस्ट्री पकड़ ली टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि एक में आग लग गई तो सारी की सारी टेलीफोन कंपनीज में आग लग जाएंगी, ऐसा नहीं है। चोरी होगी तो सब में चोरी होगी, मतलब वो चोरी का लॉस सबका होगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो अबनॉर्मल लॉस है ये बहुत ही बिजनेस स्पेसिफिक होता है, कंपनी स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबको होगा। क्लियर? इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। ये हमारा बिजनेस स्पेसिफिक हो गया। एक बिजनेस में आग लगी तो ऐसा नहीं है उस तरह के सारे बिजनेस में आग लगी। बट अगर हम बात करें नॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल लॉस, जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने कहा कि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल का नेचर है कि वो इवेपोरेट होता है, इज द नेचर ऑफ पेट्रोल कि वो इवेपोरेट होगा ही होगा। अगर मान लो एक पेट्रोल का टैंक भर के महाराष्ट्र से हरियाणा तक आ रहा है, तो महाराष्ट्र में जितना भी लीटर मैंने पेट्रोल परचेज किया होगा, रास्ते में कुछ ना कुछ उसके अंदर इवेपोरेट होगा ही होगा। मेरे पास जब पहुंचेगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ लीटर कम मिलेगा। जितना लीटर महाराष्ट्र से चला होगा, हरियाणा पहुंचते पहुंचते कुछ लीटर कम मिलेगा। और इसमें आप किसी को मतलब किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो। आप नहीं कह सकते ये मिसमैनेजमेंट है, ये तो नेग्लिजेंस है, सेफ्टी मेजर नहीं लिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। और ये बिजनेस स्पेसिफिक नहीं है। चाहे हरियाणा में 10 पेट्रोल पंप वाले वो पेट्रोल का टैंक मंगवाएंगे तो सबके साथ ही ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पेट्रोल। जो पेट्रोल का नेचर है वो इवेपोरेट होना ही होना है, उसको नहीं रोक सकते हैं, और वो सबके लिए होगा। तो इसे कहा जाता है नॉर्मल लॉस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर क्लॉथ से, कपड़े से शर्ट्स बनती हैं, राइट? अगर मैं बात करूं एक शर्ट की, तो सपोज एक शर्ट बनने के बाद अगर मेजर किया जाए कि उस शर्ट में एग्जैक्ट कितना क्लॉथ यूज हुआ, उस शर्ट में शर्ट बनने के बाद एग्जैक्ट कितना क्लॉथ यूज हुआ, तो मान लेते हैं कि उसको पूरा मेजर किया गया एक एक छोटी छोटी चीज को, तो पता चला कि सपोज 3 मीटर, एग्जाम्पल के लिए मान लो उस शर्ट में ये पता चला शर्ट बनने के बाद एग्जैक्टली 3 मीटर क्लॉथ इसमें लग गया, रॉ मटेरियल 3 मीटर। लेकिन जब ये शर्ट बनानी होगी तो इस शर्ट के लिए एग्जैक्ट 3 मीटर क्लॉथ नहीं लिया गया होगा। एग्जैक्ट 3 मीटर क्लॉथ ले लेंगे तो शायद कुछ क्लॉथ कम पड़ जाए, शर्ट बन नहीं पाएगी या छोटी शर्ट बनेगी। क्योंकि शर्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो कटिंग्स होती हैं
वो प्रोसेस में ही एक इनहेरेंट नेचर एक ऐसा है कि जब हम कपड़े से शर्ट बनाएंगे तो बहुत छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े वेस्ट होंगे ही होंगे। कोई भी टेलर बिठा लो, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगी ही निकलेगी कटिंग करते हुए, राइट। ये जनरली आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई आप कुछ कपड़ा लेके स्टिचिंग करवाते हो तो आप समझ जाओगे कि कुछ कपड़ा, या कहीं टेलर के पास जाओ, कहीं पर भी आप देखो टेलर की दुकान है वहां जाओ, तो वहां आप कुछ कपड़ों के टुकड़े नीचे पड़े हुए देखोगे तो आप कहोगे अरे भाई ये मिसमैनेजमेंट है, ये तो नेग्लिजेंस है, आपने सेफ्टी मेजर नहीं लिया, आपने सही से काम नहीं किया, वरना ये छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े बचाए जा सकते थे। वो बोलेगा भैया तुम नए आए हो इस इंडस्ट्री में, आओ आके देखो। मतलब जितना बचा सकते हैं डेफिनेटली वो तो बचाएंगे, बट उसके बाद भी मैनेजमेंट करने के बाद भी, सारे सेफ्टी मेजर लेने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। और वो सिर्फ बिजनेस स्पेसिफिक नहीं है कि एक टेलर को ये लॉस भुगतना पड़ेगा, ये लॉस बाकी सारे टेलर्स के साथ होगा, सारी की सारी उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर हर कंपनी के साथ होगा। बिजनेस स्पेसिफिक नहीं है वो स्टैंडर्ड है, वो सबके साथ होना है। तो ऐसे लॉस को कहा जाता है नॉर्मल लॉस, जो एक रूटीन नेचर का है, उसके नेचर में है कि ये लॉस होना ही होना है, आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। जितना भी सेफ्टी मेजर लगा लो, एक लेवल के बाद वो लॉस होना ही होना है, उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। अब बात आती है कि हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। हर बिजनेसेस में अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई भी बिजनेस है हम ये कह दें इस बिजनेस में तो कभी भी आग नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? लग सकती है। कभी भी कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते इस बिजनेस के अंदर, हो सकते हैं। चोरी नहीं हो सकती, हो सकते हैं। बट यस, नॉर्मल नहीं है कि होते ही रहेंगे। वहां पर कोई भी एक बिजनेस है, वहां पता चला पिछली इसी कंपनी में 20 बार आग लग चुकी है, यहाँ तो हर साल आग लगती है, ऐसा नहीं है, राइट। ये हर बार नहीं लगता, हर बार लग रहा है तो फिर तो कुछ और गड़बड़ ही है। चलो अब बात करते हैं, हम कंसाइनमेंट कर रहे हैं अभी, बट इसको कंसाइनमेंट मॉडल में समझ लो या अदरवाइज भी कंसाइनमेंट मॉडल नहीं भी है। अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें उस केस में भी अब नॉर्मल रोज का यही मतलब होता है। लेकिन कंसाइनमेंट में हमें क्या चीज समझनी है उसको समझते हैं। देखो आपको यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो अबनॉर्मल लॉस है दैट इज नॉट इन नेचर ऑफ रूटीन लॉस। ये रूटीन लॉस नहीं है, ये होता रहेगा, ऐसा लॉस नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो मैं एक शर्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लो मैंने कहा मुझे एक शर्ट की कॉस्ट 800 रुपीज पड़ती है और मैं उसमें 200 रुपीज का प्रॉफिट लेता हूं और मैं 1000 रुपीज की वो शर्ट सेल कर देता हूं मार्केट में। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मेरे बिजनेस में आग लग गई और मुझे लॉस हुआ। आग लग गई, लॉस बाय फायर। और आग लगी तो मैं मान लेता हूं मेरे पास 1000 शर्ट्स रखी हुई थी जो जल गई, नुकसान हो गया। टोटल बात करूं 800 रुपए कॉस्ट होती है मेरे पास, तो 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया, राइट। अब अगर मुझे ये नुकसान हो गया तो मैं सोचूंगा यार ये नुकसान की जो भरपाई है, वो नुकसान की भरपाई 8 लाख रुपए की भरपाई मुझे किससे करनी है? मुझे अपने कस्टमर से करनी है। तो मैंने क्या किया, आग लगने के बाद वही शर्ट जिसकी कॉस्ट थी 800 रुपए, नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट उसका 200 रुपए हुआ करता था, 11,000 रुपए की सेल होती थी मार्केट में। मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको महंगा बेचूंगा क्योंकि मुझे ना लॉस हो गया है आग से। तो मैंने हर शर्ट में मान लेते हैं 200 रुपए की वैल्यू इंक्रीज कर दी। किस बात की? अपने अबनॉर्मल लॉस को रिकवर करने के लिए।
और मैंने कहा अब ये शर्ट है 1200 रुपए की। तो बहुत सारे, मान लो मैं होलसेलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं जिनको मैं ये 1000 रुपए की शर्ट पहले बेचता था। अब वो मेरे पास कस्टमर है, उन्होंने कहा हमें शर्ट चाहिए 100 पीसीस। मैंने कहा अब ये 1200 की मिलेगी। तो उसने कहा कैसे 1200 रुपये, क्या रॉ मटेरियल बढ़ गया? मैंने कहा नहीं, रॉ मटेरियल नहीं बढ़ा। वो बाहर गया, आसपास की शॉप से पता करके आया, सेम शर्ट, सेम मटेरियल, सेम ब्रांड, सब कुछ 1000 रुपीज की ही मिल रही है। तो आके उसको बोला अरे सब जगह 1000 किया, आप 1200 क्यों बेच रहे हो? उसने कहा अरे मुझे अब नॉर्मल लॉस हो गया, मुझे इसकी रिकवरी करनी है, आग लग गई, ये 200 रुपये मुझे रिकवर करने हैं, मैं कहाँ से रिकवर करूंगा? मैं तो आपसे ही रिकवर करूंगा, लाओ 200 रुपये फालतू दो। तो क्या लगता है, कस्टमर उससे सामान ले लेंगे? हाँ यार आपको लॉस हो गया आग से, ठीक है, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कस्टमर क्या ऐसा बोलेगा? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो ठीक है अब से हम आपको हर शर्ट के 200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। क्या ऐसा होगा? या वो दूसरी शॉप पे चला जाएगा, है ना? ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो दूसरी शॉप पे चला जाएगा, कस्टमर कहेगा वहां से ले लेंगे, 1000 रुपीज की है। आग तुम्हारे बिजनेस में लगी है और उसका लॉस हम भुगते हैं, क्यों भाई? हम तो नहीं भुगतते इसका लॉस, राइट? आग लगी, आप कंट्रोल कर सकते थे, कुछ मिसमैनेजमेंट रहा होगा, कुछ नेग्लिजेंस रही होगी, सेफ्टी मेजर आपने नहीं लिए होंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? आपका बिजनेस है, आपको सोचना चाहिए था। तो आपका कंट्रोल हो सकता है। जब बाकी सारे बिजनेस 1000 रुपीज की सेल कर रहे हैं तो कोई भी इस शॉपकीपर से 1200 की लेगा ही नहीं। यहां मैं क्या समझा, कभी भी अब नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर नहीं किया जा सकता। कस्टमर से आप डायरेक्टली रिकवर नहीं कर सकते, मतलब कि आप यूं कह दो कि 800 रुपये मेरी कॉस्ट है प्लस 200 रुपये अब नॉर्मल लॉस के हैं, अब तो मेरी शर्ट की कॉस्ट मुझे 1000 पड़ती है और 200 प्रॉफिट रख के आप मेरे को 1200 रुपये दे दो। ऐसा नहीं। अब नॉर्मल लॉस जो आपको हुआ उसको आप अपनी कॉस्ट का पार्ट कभी भी नहीं बना सकती, कस्टमर ही नहीं आएगा आपके पास। क्लियर? तो ये एक तरह का आपके लिए, उस बिजनेस के लिए डेड लॉस है। हाँ, अगर उस बिजनेस ने इसको बचाने के लिए इंश्योरेंस करवा सकता है, इंश्योरेंस से कॉम्पनसेशन मिल गया तो उसका लॉस कुछ कम हो सकता है। बट कस्टमर से अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करके, कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, मिलेगा ही नहीं। तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब नॉर्मल लॉस का, वो कभी भी अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करना नहीं होगा, कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे। अब जानते हैं नॉर्मल लॉस में क्या होता है। अगर आप नॉर्मल लॉस की बात समझो कि ये अनकंट्रोलेबल है, इसका नेचर ही ऐसा है कि ये लॉस होना ही होना है, सबको होना है। तो एक एग्जांपल लो, जैसे कि मैंने यहां शर्ट का एग्जांपल लिया। जब शर्ट की कॉस्ट निकाली गई 800 रुपीज, जो मैं बात कर रहा हूं शर्ट की कॉस्ट की 800 रुपीज, मान लेते हैं इसमें जो क्लॉथ यूज हुआ, वो क्लॉथ यूज हुआ से 500 रुपीज का क्लॉथ जो यूज हुआ, बाकी और चीजें भी हैं, स्टिचिंग भी है, वॉशिंग भी है, बटन्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट क्लॉथ की कॉस्ट मानते हैं 500 रुपए है। अब जब उस क्लॉथ की कॉस्ट 500 रुपए है और जब 500 रुपए का क्लॉथ इस शर्ट में लग गया, कुछ क्लॉथ के टुकड़े उसमें से वेस्टेज होके गिर गए होंगे, वेस्ट हुआ होगा। अब क्या वहां पर ऐसा किया जाए कि क्लॉथ टोटल तो 500 रुपए का एक क्लॉथ का पीस लिया जिससे शर्ट बनाई और इसमें से कुछ वेस्टेज निकल गया क्लॉथ का, उसकी कॉस्ट लेस कर देनी चाहिए। मान लो इसमें से 50 रुपए का क्लॉथ वेस्ट हो गया। शर्ट बनने से पहले जो क्लॉथ का पीस लिया उसकी कॉस्ट थी 500 रुपए। शर्ट बनी तो कुछ क्लॉथ के पीसेस कट के वेस्टेज होके वहां गिर गए। जब शर्ट रेडी हो गई, बनने के बाद उस शर्ट को मेजर किया गया कि इसमें कितना क्लॉथ लगा है, तो डेफिनेटली जितना क्लॉथ शर्ट बनने से पहले लिया गया होगा इस शर्ट को बनाने में, उससे कम
क्लॉथ ही मेजर हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कटिंग वटिंग होके कुछ कपड़ा वेस्ट हुआ होगा। तो अगर मैं कॉस्ट शर्ट बनने के बाद जितना क्लॉथ यूज हुआ अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे लेना पड़ेगा, इसमें क्लॉथ लगा है 450 रुपीज का, 50 रुपीज का तो क्लॉथ वेस्ट हुआ कटिंग में। तो शर्ट की जब आप कॉस्ट निकाल रहे हो, एक्चुअल कॉस्ट, तब आपको शर्ट में 450 क्लॉथ की कॉस्ट लेनी चाहिए या 500 रुपीज क्लॉथ की कॉस्ट लेनी चाहिए। क्वेश्चन ये आता है, ये भी लॉस है, दोनों ही लॉस है। यहां पर भी तो जो वेस्टेज हुआ क्लॉथ का वो 50 रुपीज का वेस्टेज हुआ, ये भी वेस्टेज है, ये भी लॉस है। अगर मैं अपनी कॉस्ट 450 ले लेता हूं और कहूंगा ये जो वेस्टेज हुआ कटिंग का, ये मैं कस्टमर से रिकवर नहीं करूंगा, कस्टमर से रिकवर नहीं करना, तो आप अपनी क्लॉथ की कॉस्ट लोगे 450। अगर ये 50 रुपीज भी आपको कस्टमर से रिकवर करना है तो आप अपनी क्लॉथ की कॉस्ट लोगे 500 रुपीज। अब क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, ये सिर्फ आपकी शॉप पर नहीं हुआ लॉस, ये ईच एंड एवरी शॉप, हर जगह जितने भी टेलर्स हैं, उस इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेसेस हैं, सबको ये लॉस होता ही होता है। एंड ये रूटीन नेचर का है, हर शर्ट पे होगा। अगर हर शर्ट पे ये लॉस होना ही होना है, इट्स नॉर्मल, और ये अनकंट्रोलेबल है। तो इसका लॉस कोई भी बिजनेसमैन अपने ऊपर बियर नहीं करेगा। वो कहेगा इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है, ये तो नॉर्मल लॉस है। और अगर मुझसे नहीं लेना, आप साथ वाली शॉप से जाके ले लो, वहां पर भी वो इस नॉर्मल लॉस को अपनी कॉस्ट में ऐड करके ही रखेगा, क्योंकि ये लॉस तो उसको भी हो रहा है। चाहे थर्ड शॉप पे चले जाओ, उसको भी ये लॉस हो रहा है, और रूटीन नेचर का है, हर शर्ट पे होता है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस कोई लॉस खाने के लिए थोड़ा ना स्टार्ट किया है। कभी कभी आग लग गई, चोरी हो गई, वो तो बिजनेस में रिस्क होता है, बट जो नॉर्मल लॉसेस हैं उनको तो पहले से ही कंसीडर करके अपनी कॉस्ट में ऐड करके चलना ही होता है। क्लियर? जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल की बात कर लेते हैं। सपोज पेट्रोल, जो मैं अभी एग्जाम्पल लीटर किसी पेट्रोल पंप वाले को मिला हरियाणा में, रेट्स अलग हैं डेफिनेटली, बट फिर भी मैं सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, 70 रुपीज पर लीटर मिला। अब क्या हुआ, मैंने 1000 लीटर पेट्रोल का ऑर्डर दिया था, 1000 लीटर, तो कॉस्ट बन गई 70,000 रुपीज। मैंने 70,000 रुपीज वहां पर पे कर दिए महाराष्ट्र में, और उसके बाद पेट्रोल आ गया हरियाणा। जब पेट्रोल यहां पहुंचा, तो जब मैंने पेट्रोल रिसीव किया तो मुझे 1000 लीटर पेट्रोल मिला ही नहीं, क्योंकि नेचर है इसका, इवेपोरेट होगा ही होगा। तो 1000 लीटर का आपने ऑर्डर दिया, तो मान लेते हैं कि रास्ते में 20 लीटर का लॉस होना ही होना है, 980 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। अब ये होना ही होना है कि 980 लीटर मिलेगा। अब जब आपको ये 980 लीटर मिला, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इस पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज पड़ रही है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। तो फिर क्या होगा सर, 70 रुपीज नहीं कह सकते हो, तो फिर क्या होगा, आप सीधा क्या करोगे, आप कहोगे मैंने पे किया 70,000 रुपीज, जिसके बदले मेरे को रिसीव हुआ 980 लीटर। तो आप इस तरीके से पर लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालोगे, जो आपको डेफिनेटली 70 रुपीज से याद आएगी, 71.43। आप कहोगे मुझे पेट्रोल जो है वो 70 रुपये लीटर नहीं पड़ता, हरियाणा में जब ये पहुंचता है, जब मैं इसको रिसीव करता हूं, तो मुझे ये 71.43 लीटर पड़ता है। तो आप अपनी कॉस्ट इसको मानोगे, और सिर्फ आप ही नहीं, हरियाणा में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं सबके साथ ऐसा होता होगा, राइट। 2% का मैंने एक इवेपोरेशन लॉस ले लिया कि 2% पेट्रोल तो इवेपोरेट होगा ही होगा,
क्लियर? तो ये जो मैंने क्या किया नॉर्मल लॉस में, अगर आप समझोगे तो नॉर्मल लॉस में जो नॉर्मल लॉस हुआ जितना भी अमाउंट का, उसको मैंने अपनी कॉस्ट में ऐड कर दिया और मैंने कहा ये मेरी कॉस्ट है, मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर से इस नॉर्मल लॉस को भी कस्टमर से ही रिकवर करूंगा। तो आप दोनों का डिफरेंस समझ रहे होगे और यहां पर कर भी पाएंगे, यहां पर कर भी पाएंगे। कस्टमर भी समझता है कि ठीक है भाई ये तो हमसे ही लिया जाएगा, और जो बिजनेसमैन है वो भी समझते हैं कि इंडस्ट्री में सारे ही बिजनेसेस को ये लॉस होता है, सबके साथ ही ये लॉस है, राइट? और एग्जांपल बहुत सारे ऐसे, मान लो कि बैंक्स हैं, बैंक लोन देते हैं, एक जो परसेंटेज फिक्स करते हैं, इतने परसेंटेज पे लोन देना है, तो बैंक्स भी पहले से ही ये प्रोविजन बना के चलते हैं, मान के चलते हैं कि जब हम लोन देंगे तो कुछ लोग इंसॉल्वेंट होंगे ही होंगे, कुछ हमारा बैड डेट्स होगा ही होगा, कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, मान के चलते हैं, उसको पहले से ही कंसीडर लिए या किसी भी बैंक के लिए कुछ लोगों का इंसॉल्वेंट हो जाना नॉर्मल बात है, तो वो कुछ परसेंटेज मान के चलेंगे कि ये तो यार नॉर्मल लॉस है, हमें होगा ही होगा। तो अब इसको क्या किया जाए, जो बाकी के कस्टमर हैं जहां से पैसा रिकवर होना है, अपना जो पूरा बिजनेस है वहां से इस नॉर्मल लॉस की रिकवरी की जाए, तो वहां पर वो कुछ रेट ऑफ परसेंटेज बाकी और जगह पे क्लियर। तो बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स पहले से ही मान के चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे कि कुछ नॉर्मल लॉस हमें होना ही होना है और ये नॉर्मल लॉस हमें अपने कस्टमर से ही रिकवर करना है। तो बाकी जो लोग हैं, जितने भी लोन लोग लेते हैं, सब में वो कुछ परसेंटेज पहले से ही इंक्रीज करके चलेंगे कि अगर कुछ लोग डूब भी गए, पैसा नहीं भी आया, तो भी बाकी लोगों से जो हमें इंटरेस्ट इनकम हो रही है वहां से उसकी रिकवरी हो जाए। तो कस्टमर से ही रिकवरी करनी होगी उसकी, क्लियर? तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर। पहले हम बात करेंगे अब नॉर्मल लॉस की, फिर हम बात करेंगे नॉर्मल लॉस की। ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया, कंसाइनमेंट अकाउंट में लेके चलते हैं कि हम अब नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखो बच्चे, अब नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकती, मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पर कुछ गुड्स भेजे गए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। शर्ट्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 शर्ट्स यहां से भेजी गई, क्लियर? अब क्या हुआ, यहां पर कुछ शर्ट्स की सेल हो गई, शर्ट की जब सेल हुई तो हम कंसाइनी अकाउंट यूज करते हैं। सेवन 700 शर्ट्स। अब क्या हुआ समझो, 1000 शर्ट्स भेजी थी, 700 शर्ट्स सेल हो गई, तो इस हिसाब से तो कंसाइनी के पास उसके गोडाउन में 300 शर्ट्स कंसाइनमेंट स्टॉक होना चाहिए, लेकिन कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, और जब आग लगी तो उस आग में 100 शर्ट्स जल गई, 100 शर्ट को आग लगी। क्वेश्चन में बताएगा कि इस तरह से इंसिडेंट हो गया और इतना लॉस हो गया, 100 शर्ट्स जल गई, तो स्टॉक में कितना रखा होगा, 200 शर्ट्स। अगर मैं बात करूं स्टॉक की, तो हमारे पास स्टॉक रखा होगा 200 शर्ट्स का। अब बात आती है कि जो 100 शर्ट्स लॉस हुई है, 100 शर्ट का लॉस हुआ, उसका क्या किया जाए। पहली चीज, क्योंकि हमें लॉस हो गया और हमने बात की हुई है कि लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, लॉस एंड एक्सपेंसेस हमारे कहां आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाते हैं। मतलब कि मैं यहां पर इस लॉस को शो करूं,
इस लॉस को दिखाया जाए। एक पॉइंट तो ये बनता है कि लॉस को यहाँ पे दिखाया जाए, और दिखाया क्या जाए, यहाँ पे तो ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे आपको 1000 शर्ट्स की यहाँ पे आपने कॉस्ट ली हुई है। अगर ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन था तो लोडिंग रिवर्स हो गई होगी, ऑटोमेटिकली डेबिट में कॉस्ट कंसीडर हुई होगी। 1000 शर्ट्स की कॉस्ट यहां पर है। अगर आप 700 शर्ट्स को सेल कर दो और स्टॉक में दिखा दो 200 शर्ट्स, तो ऑटोमेटिकली 100 शर्ट का लॉस यहां पर बुक हो ही जाएगा। कैसे बुक हो जाएगा? एक साइड आपने 1000 शर्ट्स की बात की है और दूसरी साइड 900 शर्ट्स की बात की है। आपने दोनों की स्टॉक को इक्वल किया ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो जाएगा। बात आती है जो जरूरी बात है, वो ये है, क्या अबनॉर्मल लॉस, ध्यान से सुनना, अबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल लॉस की बात नहीं कर रहा। क्या अबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में एज अ लॉस बुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात आती है। अब एक साइड तो लगता है कि सर लॉस हुआ है तो बुक तो होना चाहिए, सही प्रॉफिट एंड लॉस निकालने तो बुक तो होना चाहिए। बात कर रहा हूं मैं अबनॉर्मल लॉस की, जैसे कि मैंने कहा आग लग गई, फायर हो गई, आग लग गई। अब देखो एक बार उससे क्या होगा, एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। जैसे कि मान लो मैंने कहा 1000 शर्ट्स जो हैं, ये 1000 शर्ट्स मेरे को 1 लाख रुपीस की पड़ी, 1 लाख रुपीस की इसकी कॉस्ट पड़ी, तो 100 रुपीस की पर शर्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीस की पर शर्ट होगी, 1 लाख रुपीस की ये मुझे पड़ी। अब मैंने क्या किया, 700 शर्ट्स को सेल कर दिया कितने में, 120 में। 700 मल्टीप्लाई 120, 84,000 रुपीस। क्लियर? जो स्टॉक रखा हुआ है 200 शर्ट्स का, मैंने आपको बताया स्टॉक तो किस पे होना चाहिए, हमारा स्टॉक होना चाहिए कॉस्ट पे। अभी मैं रास्ते के एक्सपेंसेस को अवॉइड करके चल रहा हूं, रास्ते के एक्सपेंस छोड़ दो, सिर्फ हम कॉस्ट की बात करते हैं। 100 रुपीस की कॉस्ट पर मान लो कि यहां पर शर्ट्स हमारे पास बची हुई हैं और जिसकी वैल्यू आ गई 20,000 रुपीस। अब मैं इसको नेट करता हूं, यहां पर मेरे पास आ गया 1,04,000 रुपीस और यहां पर आ गया 1,04,000। अगर आप देखोगे तो अब आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, आपको प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपए का, 4,000 रुपीस का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर आप वैसे देखना चाहो तो आप कहोगे 700 शर्ट सेल हुई हैं, ईच शर्ट पे 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो होना चाहिए 14,000 रुपीस, लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4,000 रुपए। ये 4,000 प्रॉफिट कैसे आया? क्योंकि 10,000 रुपए का अब नॉर्मल लॉस बुक हो गया है, दिख नहीं रहा बट बुक हो चुका है। कैसे नहीं दिख रहा आपको? इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहां पर 700 और 200 900 शर्ट्स की बात की है और डेबिट साइड पे आपकी 1000 शर्ट्स की बात की है। अगर मुझे इनको मैच कराना हो तो 900 शर्ट्स मुझे यहां पे कॉस्ट लेनी पड़ेगी, और जो 100 शर्ट्स की बात है, 100 शर्ट इंटू 100 रुपीज, ये 10,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया, इसीलिए तो डिफरेंस आ रहा है। वरना 700 100 की शर्ट 120 की बिकी, 20 रुपए का प्रॉफिट है ईच शर्ट पे, 14,000 का प्रॉफिट आना चाहिए, बट कंसाइनमेंट अकाउंट मुझे दिखा रहा है प्रॉफिट 4,000 रुपए का। तो इसका मतलब 10,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी बुक हो गया। कैसे बुक हो गया? देखो, अगर यहां पर अबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता, 100 शर्ट नहीं जली होती, तो कंसाइनमेंट स्टॉक में बताना मैं कितनी वैल्यू लेता, तो कंसाइनमेंट स्टॉक में मैं 300 शर्ट लेता अगर आग नहीं लगी होती। क्लियर? 300 शर्ट लेता 100 रुपीज की, तो ये 20 की जगह 30,000 आता, और जब ये 20 की जगह 30,000 आता तो टोटल मेरा आता 1,14,000 और प्रॉफिट हो जाता 14,000 रुपीज, तब बिल्कुल सही आता।
क्लियर। 14,000 प्रॉफिट तब आता जब मैं दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट पर क्वांटिटी को इक्वल करता। और इक्वल कैसे होती? कंसाइनमेंट स्टॉक में 200 की जगह 300 शर्ट रखी होती, और अगर आग नहीं लगती तो 300 शर्ट ही पड़ी होती, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आग नहीं लगती तो 300 शर्ट ही रखी होती। जैसे ही मैंने कंसाइनमेंट स्टॉक में 200 शर्ट की बात कर दी, तो क्रेडिट साइड पे 900 शर्ट्स की डिटेल दी है, डेबिट में 1000 शर्ट्स की डिटेल दी है, और आप इसको इक्वल नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आपने लॉस ऑलरेडी बुक कर लिया। उस 1 लाख के अंदर 10,000 रुपए अब नॉर्मल लॉस का ही जुड़ा हुआ है। क्लियर? क्योंकि क्रेडिट में आपने 900 शर्ट्स की बात की है, तो 900 शर्ट की कॉस्ट 90,000 बनती है। डेबिट में 90,000 होना चाहिए था। अगर क्रेडिट में आप 900 शर्ट्स की बात कर रहे हो, तो डेबिट में भी 900 शर्ट्स की बात करो। 900 मल्टीप्लाई 100, 90,000 होना चाहिए। बट आपने क्या कर दिया? आपने पूरा 1 लाख रखा हुआ है, तो इसका मतलब उसी में 10,000 रुपए का लॉस है जो ऑलरेडी बुक हो चुका, और वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो आंसर निकला उससे भी क्लियर हो गया। क्लियर, साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट होना चाहिए था 14,000, लेकिन कंसाइनमेंट दिखा रहा है 4,000। 10,000 रुपए का लॉस है, लॉस है जो बुक हो गया कंसाइनमेंट में। अब नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में बुक हो गया। अब देखो यहां तो फिर भी मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो देखो क्या होगा, देखते हैं। मैं कहता हूं कि 100 शर्ट्स को आग नहीं लगी, 200 शर्ट्स को आग लग गई। 200 शर्ट्स को आग लग गई, बाकी सब चीजें सेम है। इससे क्या होगा, मेरा जो कंसाइनमेंट का स्टॉक है वो 200 से चेंज होकर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 700 शर्ट सेल हो गई हैं, 200 शर्ट्स में आग लग गई हैं, तो कंसाइनमेंट स्टॉक कितना रखा होगा? कंसाइनमेंट स्टॉक रखा होगा 100 शर्ट्स। 100 रुपीज की इसकी कॉस्ट है, तो 10,000 रुपीज यहां आएगा। अब इससे देखो क्या हुआ, अब इससे आपका टोटल आ गया 90,000 रुपीज। सेल वही है, 120 की सेल हुई है। अब अगर आप देखोगे ये 90 भी क्यों आ गया, दूसरी साइड तो 1 लाख रुपीज है, ये तो लॉस हो गया, ये तो लॉस हो गया हमको। यहां पर टोटल आ जाएगा 1 लाख रुपीज, 1 लाख टोटल आ जाएगा, और दूसरी साइड टोटल है 84 एंड 10, 94 टोटल है। तो आपको 1 लाख पूरा करने के लिए, इक्वल करने के लिए 6,000 रुपीज यहां पे लिखने होंगे, जो आपको हो गया लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अब सीधा समझ सकते हो कि जितनी शर्ट सेल हुई हैं वो तो 20 रुपीज ज्यादा पर सेल हुई हैं। 700 शर्ट्स 120 की सेल हुई हैं, 100 की शर्ट आती है 120 की बिकती है, तो 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। और यहां दिख भी रहा है कि 700 शर्ट्स पे 20 रुपीज ईच शर्ट प्रॉफिट हुआ, तो 14,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट दिखा रहा है कि लॉस हो गया। तो लॉस क्यों दिखा रहा है? इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि 200 शर्ट्स पे 100 रुपीज कॉस्ट का 20,000 रुपीज ऑलरेडी लॉस बुक हो गया इसके अंदर, राइट? क्योंकि अगर 800 शर्ट्स की बात मैं कर रहा हूं क्रेडिट पे, तो डेबिट में भी 800 शर्ट्स की बात करनी चाहिए। तो 20,000 रुपए मेरा लॉस रिकॉर्ड हुआ, तभी तो 14,000 रुपए प्रॉफिट और 20,000 लॉस। नेट लॉस कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए का, और ये 6,000 रुपए लॉस आ ही रहा है कंसाइनमेंट में। तो इसका मतलब लॉस बुक हो रहा है मेरे कंसाइनमेंट में। अगर मैं सिर्फ इतना सा काम करता हूं तो गुड्स सेंड किए, उसके बाद यहां कंसाइनमेंट्स के सेल दिखा दी और कंसाइनमेंट स्टॉक दिखा दिया, तो इसका मतलब मेरे पास मेरे कंसाइनमेंट में लॉस बुक हो रहा है। फर्स्ट चीज, आगे चलते हैं। अब अगर ये लॉस कंसाइनमेंट दिखा रहे हैं तो क्या होगा? अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट के बहुत सारे एजेंट्स हैं, तो मैनेजमेंट ने कहा एक काम करो, सारे एजेंट्स का कंसाइनमेंट अकाउंट लेकर आओ। कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चेक करते हैं कहां कहां कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। जहां हमें प्रॉफिट्स ज्यादा हो रहे हैं वहां हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे,
और जहां हमें प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं वहां पे हमें अपना बिजनेस बंद करना है। तो ये वाला कंसाइनमेंट उनके सामने आया, उन्होंने देखा इस पर क्या है, उन्होंने देखा अरे इस पर तो लॉस है 6,000 रुपए का, 6,000 का लॉस है, बंद कर दो। डिसीजन ले लिया कि इसके साथ कंसाइनमेंट बंद कर दो, इनको और सामान नहीं बेचना। अब सोच के बताओ आप, क्या मैनेजमेंट का डिसीजन सही है या गलत है? मैनेजमेंट ने कहा 6,000 रुपए का लॉस आ रहा है, तो अगर लॉस आ रहा है तो हमें वहां पर आगे काम नहीं करना चाहिए, इसको बंद कर दो। क्या मैनेजमेंट का डिसीजन सही है? अगर आप मैनेजमेंट में होते तो क्या आप भी यही डिसीजन लेते कि इसको बंद कर दो, या फिर आपका डिसीजन कुछ और होता? बताओ एक बार सोच के, लेट्स सी, देखते हैं। प्राइवेट चैट में मेरे को करके बताओ, लेट्स सी, देखते हैं कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। मैनेजमेंट ने देखा कि यहां पर 6,000 का लॉस आ रहा है, क्लियर, 6,000 रुपए का लॉस आ रहा है। कंसाइनमेंट स्टॉक इस क्वेश्चन में बचा हुआ था 100 शर्ट्स, क्योंकि मैंने कहा 200 शर्ट्स को आग लग गई है। 700 सेल हो गई, 200 शर्ट्स को आग लग गई, 100 शर्ट्स बची हुई थी। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बाकी सब बताओ। क्या अगर आप मैनेजमेंट में होते और आपको डिसीजन लेना होता कि हमें कंसाइनमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या इनके साथ कंसाइनमेंट को रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो आप बीइंग अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट आप क्या डिसीजन लेते? कुछ बच्चों का आंसर है कंटिन्यू करते, लॉस आने के बाद भी कंटिन्यू करते। ऐसा क्यों? लॉस हो रहा है फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो, क्या रीजन? लॉस इज अबनॉर्मल। देखो बच्चे, अगर आप मैनेजमेंट में होते, आप चेक करते, पहली बात तो लॉस आया, फिर चेक करते लॉस का रीजन क्या है। बहुत जरूरी है लॉस के रीजन चेक करना। जब आपने चेक किया तो आपने देखा कि यार वहां पर हमारी 700 शर्ट सेल हुई हैं और 120 रुपीज की सेल हुई है। 100 रुपीज की कॉस्ट वाली शर्ट 120 की सेल हुई है, तो एक्चुअली में तो हम प्रॉफिट में हैं। 100 की शर्ट 120 की बिक रही है, सब एक्सपेंसेस लेने के बाद मान के चल रहे हैं, हम सारे एक्सपेंसेस कंसीडर कर रहे हैं। 120 की बिक रही है तो हमें तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है। ओह अच्छा, ये लॉस का रीजन ये है क्योंकि इस साल यहां पर आग लग गई, विच इज अबनॉर्मल। अगर यहां पर आग नहीं लगी होती तो हम प्रॉफिट में होते, और इससे पहले पिछले सालों के कंसाइनमेंट अकाउंट देखिए तो हम प्रॉफिट में हैं। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो अगर 100 की शर्ट 120 में बिकेगी तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आग लगी इसलिए लॉस हुआ। अब अगर अगले साल भी आग लग जाए तो लॉस होगा, उससे अगले साल भी आग लग जाए तो लॉस होगा। बट आग जो है वो अब नॉर्मल लॉस है, ये बार बार नहीं लगेगी। इस साल आग लग गई है तो ऐसा नहीं है कि ये हर साल आग लगेगी। कुछ नेग्लिजेंस हो गई होगी, मिसमैनेजमेंट हो गया होगा, उसके बाद कंपनी डिसीजन लेगी, वहां पे कुछ सेफ्टी मेजर लगाएगी कि ऐसा दोबारा ना हो। बट अल्टीमेटली वो समझ जाएगा मैनेजमेंट कि ये हमारा बिजनेस कंसाइनमेंट मॉडल प्रॉफिटेबल है, लॉस नहीं है, प्रॉफिटेबल है। 20 रुपए पर शर्ट पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, अब नॉर्मल लॉस की वजह से लॉस हो गया, तो मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले सकती है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। इसके लिए जरूरी है कि हम अबनॉर्मल लॉस को अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएं। अगर हम अबनॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, अबनॉर्मल लॉस जो बुक हो गया उसकी वजह से या तो हमारा कंसाइनमेंट लॉस में दिखा रहा होगा, अगर प्रॉफिट्स में है तो प्रॉफिट्स कम दिखा रहा होगा। एक्चुअल जो प्रॉफिट्स होते हैं
रेगुलर जो प्रॉफिट्स होते हैं उनसे कम दिखा देगा। तो हमें इस अबनॉर्मल लॉस को यहां से हटाना चाहिए और हमें इस तरीके से मैनेजमेंट को दिखाना चाहिए या मैनेजमेंट को इस तरीके से देखना चाहिए कि अबनॉर्मल लॉस अगर नहीं होता तो कैसा रहता। क्लियर? तो अब उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब आप समझो। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया एक चीज कि कंसाइनमेंट में ऑलरेडी लॉस बुक हो चुका है। दो एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया। एक बार कहा 100 शर्ट्स में आग लगी, फिर कहा 200 शर्ट्स में आग लगी। वेरीफाई भी हमने कर लिया कि इसमें लॉस बुक हो चुका है, पहली चीज। दूसरा, अब डिसीजन लिया जा रहा है कि लॉस इसमें दिखाना नहीं है। दो ही तरीके हैं लॉस दिखाना नहीं है। मैं अब ये 200 शर्ट्स वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूं। लॉस नहीं दिखाना तो या तो डेबिट साइड में 1000 की जगह 800 शर्ट्स की कॉस्ट डालो, फिर कंपेयर करो। या दूसरा तरीका, जो गुड्स भेजे हैं उसकी एंट्री तो हो चुकी है। दूसरा तरीका, क्रेडिट साइड को इक्वल कर दो डेबिट की। कॉस्ट हटाने के दो तरीके हैं, या तो डेबिट में ही माइनस कर दो, उससे भी माइनस हो जाता है, या फिर ऑपोजिट साइड में लिख दो, उसका मतलब भी तो माइनस ही होता है, राइट? अगर कोई डेबिट में है वो आपको कम करना है, जो कॉस्ट है वो आपको कम करनी है। आपको यहां पर 1000 शर्ट्स की जगह 800 शर्ट्स ही मान के चलना है। 200 शर्ट्स में तो आग लग गई, तो आपको मान के चलना है अगर 800 शर्ट्स ही गई हैं तो हमारा कंसाइनमेंट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अब कम करने का तरीका, या तो डेबिट में माइनस करो, लेकिन डेबिट में तो जब भेजा होगा तो बुक कर लिया होगा, या दूसरा तरीका क्रेडिट में लिखो। तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। यहां पर बच्चे लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। तो जब भी अबनॉर्मल लॉस होगा आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में अबनॉर्मल लॉस लेना है। और कितना लेना है? जितनी शर्ट्स में आग लग गई, 200 शर्ट्स, 200 शर्ट्स में आग लगी। और जब भी आग लगती है तो उसमें हम कोई प्रॉफिट काउंट नहीं करते हैं, जो हमारी कॉस्ट होती है। इस एग्जांपल में मैं मान के चल रहा हूं कि 100 रुपीज हमारी कॉस्ट है। ये एक्चुअली में कॉस्ट की बात हो रही है कंसाइनी के गोडाउन की। कंसाइनी के गोडाउन में आग लगी है, सारे एक्सपेंसेस मैंने इंक्लूड करके चल रहा हूं मैं। तभी तो मैंने कहा है 20 रुपीज प्रॉफिट है। तभी मैंने कहा 100 वाला 120 में बिक रहा है, मतलब कि मैंने सारे एक्सपेंस काउंट कर लिए। समझाना था ना, तो एक्सपेंसेस मैंने और लिए नहीं इसके अंदर। तो सारे एक्सपेंस ऐड करके कंसाइनी के गोडाउन पे 100 रुपए की शर्ट पड़ रही थी जो 120 की बिक रही थी। 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था सारे एक्सपेंस ऐड करने के बाद। यहां पर अब अगर ये लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस, तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपए डेबिट में जो माइनस करने थे उसको क्रेडिट में कर दिया कि 20,000 रुपए तो हटा दो। अब अगर आप देखोगे तो डेबिट में भी और क्रेडिट में भी दोनों साइड पर शर्ट्स आपकी इक्वल हो गई हैं। डेबिट में 1000 शर्ट्स की कॉस्ट ली है, तो क्रेडिट में बाइफर्केशन की भी बात करें तो 700, 200 एंड 100 ये वाली बात हो रही है। ये वाला मत लेना, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। जो ये वाला था ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। अब इसको आप मत लेके चलना, क्लियर? ये नहीं लेके चलना। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था जब मैंने कहा था 100 शर्ट्स में आग लगी, तो 200 शर्ट का कंसाइनमेंट स्टॉक था। मैं इसको या तो हटा ही देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने दो एग्जांपल लिए थे ना, पहली बार ही कहा था 100 शर्ट्स में आग लगी, उसके बाद मैंने कहा था 200 शर्ट्स में आग लगी। तो अब मैं 200 शर्ट्स की ही बात कर रहा हूं। अगर 200 शर्ट्स में आग लगी है, 700 शर्ट सेल हुई हैं, तो कंसाइनमेंट स्टॉक 100 शर्ट का होगा और 700 सेल हो गई हैं, तो 200 शर्ट्स जो हैं वो अब लॉस है। वो मुझे क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। जैसे ही मैं ये दिखाऊंगा तो 700 प्लस 200 900 एंड 100 शर्ट्स मैंने क्रेडिट में भी दिखा दी। अब दोनों इक्वल हो गया। तो मैंने किया क्या, एक्चुअली मुझे अपने कंसाइनमेंट में अबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी बुक हो रहा था। पहले दो एग्जाम्पल लेके दिखाया मैंने, ऑलरेडी बुक हो रहा था, बट मुझे बुक करना नहीं था क्योंकि मैनेजमेंट का डिसीजन गलत हो सकता था। तो मैंने यहां से हटा दिया। मैंने यहां पे लिखा बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। मैंने क्या किया, इसको एक अलग अकाउंट में ले गया कि इसको ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्ड नहीं करोगे, लॉस तो हुआ है, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा।
कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये जो कंसाइनर है, कंसाइनर पर्टिकुलरली किसी एक कंसाइनमेंट में इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो अपना जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, क्योंकि लॉस तो किसका होगा, लॉस तो ओनर का ही होगा। एजेंट और ओनर मॉडल है, जो भी लॉस है वो ओनर का ही होता है, कंसाइनी अपनी जेब से पैसे नहीं भरेगा। तो इसका लॉस बियर करेगा कंसाइनर, लेकिन कंसाइनर इसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल देगा। और सेपरेट अकाउंट में डालने का रीजन ये है ताकि कंसाइनमेंट में सही प्रॉफिट लॉस पता चल जाए। अब आप टोटल करके देख लोगे 84,000, 20,000 एंड 10,000, तो यहां पर आपका टोटल हो जाएगा 1,14,000 रुपीज। ₹1,14,000। और अब आप देखोगे तो आपको एक्चुअली में प्रॉफिट आ गया कितना, 14,000 रुपीज का, 14,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, जो एक्चुअली में हमारा बनता भी है। 700 शर्ट्स बिकी हैं, ईच शर्ट पे 200 प्रॉफिट है, 14,000 का प्रॉफिट है। तो देखो 14,000 का प्रॉफिट अब करेक्ट आ गया। कैसे करेक्ट आ गया, क्योंकि इसमें अबनॉर्मल लॉस बुक हो गया था और मैंने उसको हटा दिया। इसलिए देखो लॉस कभी भी क्रेडिट साइड में थोड़ा ना आता है, आपको ध्यान होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एंड जो हमारे गेन्स हैं वो आते हैं क्रेडिट साइड में, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो डेबिट साइड में आते हैं। तो ये अबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में डालने का मतलब ये नहीं है कि मैंने लॉस बुक कर रहा हूं। लॉस बुक करते हैं तो डेबिट में आता है, यहां पर सिर्फ पर्पस ये है कि लॉस ऑलरेडी बुक है, जो कि डेबिट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपए के अंदर छुपा बैठा है। ऑलरेडी इसमें लॉस है, बुक है, मुझे उसको हटाना है, निकालना है, इस कंसाइनमेंट से बाहर निकाल देना है। तो बाहर निकालने के लिए मैं इसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, जिस अकाउंट का नाम है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये मत समझना मैं लॉस बुक कर रहा हूं, मैं इसको इस 1 लाख रुपए में से निकालना चाहता हूं कंसाइनमेंट से बाहर, तो मैंने एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जिसका नाम है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब कंसाइनमेंट में क्रेडिट में आ रहा है अबनॉर्मल लॉस, तो यहां पर एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, और यहां पर डेबिट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट लॉस बाय फायर। 20,000 रुपए का लॉस हो गया। अब हो सकता है हमने इस फायर के लॉस के लिए कुछ इंश्योरेंस ले रखा हो। अगर हमने कुछ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो जो भी हमें इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, अगर रिसीव हो गया तो कैश या बैंक, और अगर रिसीव नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी। अगर पैसे मिल गए तो कैश या बैंक आ गया होगा, पैसे नहीं मिले हैं, अभी मिलने हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने एक तरह से अपना रिसीवेबल, अपना एक डेटर टाइप बना लिया कि हमने उससे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने हैं, अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। जनरली आपने देखा होगा इंश्योरेंस कभी भी जो लॉस होता है उससे ज्यादा कभी नहीं मिलता। किसी का लॉस हो गया 20,000 का और उसको इंश्योरेंस कंपनी से 30,000 मिल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली हमें इंश्योरेंस या तो पूरा मिल जाएगा या फिर मोस्टली केसेस में कम ही मिलता है, राइट। अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है, मान लेते हैं हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए 15,000 रुपए, इंश्योरेंस लिया हुआ था ओनर ने, कंसाइनर ने, तो 15,000 रुपए उसको यहां से, आपने कई क्वेश्चंस में देखा होगा डेबिट में इंश्योरेंस जो एक्सपेंस होते थे उसमें इंश्योरेंस भी आता था, वो इंश्योरेंस प्रीमियम होता था कि लॉस हो गया तो बियर करने के लिए। इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे 15,000 रुपए, और अब हमें देखा जाए तो एक्चुअली में लॉस हुआ 5,000 रुपए का, और ये लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे अपने मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। तो नेट करके देखोगे ना तो बात तो वही हुई है। नेट करके देखोगे,
आपकी बात तो वही हुई है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, आपने प्रॉफिट दिखा दिया 14,000 रुपीज, क्लियर। और उसको दूसरी साइड में एक बार आपको लॉस हो गया 5,000 रुपए का, ये तो इंश्योरेंस मैंने क्लेम कर लिया। अगर इंश्योरेंस नहीं होता, अगर ये इंश्योरेंस नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं लिया होता, तो पूरा 20 का 20,000 रुपए लॉस चला जाता मेरे मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप देखोगे कंसाइनमेंट में प्रॉफिट 14,000, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ट्रांसफर हो रहा है 20,000 रुपए, तो अल्टीमेटली हुआ तो 6,000 रुपए का ही लॉस। अल्टीमेटली 6,000 रुपए का ही तो लॉस आया, जो यहां पर 6,000 रुपए का लॉस आ रहा था। तो हुआ तो वही है, लॉस तो हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि हम बुक करेंगे या नहीं करेंगे तो कोई लॉस बच जाएगा, लॉस तो हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। आपको याद आ रहा होगा, आपने एक, जो यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर रही थी, तो उसमें आया था एक मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जब भी मशीन सेल होती है तो हम उसको मशीन अकाउंट में करने की बजाय हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और वहां पर ट्रांसफर करके वहां जाके देखते हैं प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। तो ये भी ऐसा ही है। जब अब नॉर्मल लॉस हो गया तो हमने कंसाइनमेंट में उसकी कैलकुलेशन नहीं की, उसकी बजाय हमने क्या किया, हमने कहा हम इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, और वहां पर इसको डील करेंगे। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, तो वो अब नॉर्मल लॉस चाहते हैं कि ना आए, क्योंकि ये बार बार नहीं होगा। तो हमने डिटेल में समझा अब नॉर्मल लॉस होता क्या है, क्या रीजंस होते हैं, अकाउंट्स में बुक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बुक कर देंगे तो कैसे मैनेजमेंट डिसीजन गलत हो सकता है, और बुक नहीं करना तो उसके लिए क्या किया जाए, राइट। तो मैंने क्या किया, अगर आप समझोगे, तो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में ना तो लॉस को दिखाया, कंसाइनमेंट से लॉस को ट्रांसफर करके दूसरे अकाउंट में ले आया, वहां बाय डिफॉल्ट लॉस बुक हो रहा था, मैंने हटा दिया, क्रेडिट में अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके हटा दिया वहां से। तो कंसाइनमेंट में ना तो लॉस बुक हुआ और ना ही इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस आया उसको बुक किया। कंसाइनमेंट में हम ना तो अब नॉर्मल लॉस बुक करेंगे, ना ही कोई इंश्योरेंस से कॉम्पनसेशन बुक करेंगे। इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये 3 ट्रांजैक्शन आएंगी। पहली ट्रांजैक्शन जो कंसाइनमेंट से अमाउंट हमने ट्रांसफर करना है, जो एक्चुअली में अब नॉर्मल लॉस हुआ, उसका अकाउंट ट्रांसफर करने की, वहां पे नहीं रखना, ताकि वहां का प्रॉफिट उस बेसिस पर निकल आए कि हमने अगर अब नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता, आग नहीं लगी होती, तो क्या प्रॉफिट आता, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन सही ले पाए। अगर आग नहीं लगी उसके बाद भी लॉस आ रहा है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है कि यहाँ पे हमें लॉस किसी और वजह से आ रहा है, यहाँ पे काम नहीं चल रहा। बट अगर अब नॉर्मल रीजन से आ रहा है लॉस, तो अब नॉर्मल रीजन हर साल नहीं होंगी और वो कंट्रोलेबल है, वहाँ चेक किया जा सकता है कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ नेग्लिजेंस हो रही है, कुछ सेफ्टी मेजर और बढ़ाने की जरूरत है, क्या रीजन है, क्लियर। तो सेपरेट अकाउंट में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन आएगी अब नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर करने की। अगर इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन मिलता है तो इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन की, अगर नहीं मिलता तो ये नहीं आएगा, और इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट से, मतलब यहां से हम अपना लॉस ट्रांसफर करेंगे। रादर हम यहां से ट्रांसफर करें, कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफर करें, कंसाइनमेंट अकाउंट से हम विदाउट अबनॉर्मल लॉस, बिना अबनॉर्मल लॉस का प्रॉफिट या लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफर होगा। लेकिन जो अबनॉर्मल लॉस फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, उस वजह से जो लॉस हुआ वो हमारा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के समटाइम्स कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस भी मैंने आपको बताया कि इसको हम क्यों इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको अबनॉर्मल लॉस को लेकर बातें क्लियर हो गई होंगी। अबनॉर्मल लॉस क्या है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए, उसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट में क्या लेते हैं और वो क्यों लेते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं बढ़ूंगा एक क्वेश्चन की तरफ।
देखो, अब नॉर्मल लॉस के बारे में जो अभी हमने डिस्कशन की उसके नोट्स हैं, ये आपको मिल ही गए होंगे। जिसको नहीं मिले हैं तो मैं उसको दे दूंगा। अब नॉर्मल लॉस इज द लॉस विच अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंट, मिसमैनेजमेंट या फिर नेग्लिजेंस। दीज टाइप ऑफ लॉसेस नॉट अकर रेगुलरली। दिस टाइप ऑफ लॉसेस नॉट अकर रेगुलरली। ये रेगुलरली अकर नहीं होते, बट वेरी ऑफन, बहुत ही कम होता है कि इस तरह के लॉसेस होते हैं। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूं नोट्स। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर मैनेजमेंट एंड बाय अप्लाइंग गुड कंट्रोल्स। तो इनको कम करना पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप 100% खत्म कर सकते हो, राइट। बहुत सारी चीजें अनकंट्रोलेबल होती हैं, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड, कम किए जा सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट या सेफ्टी मेजर्स, गुड कंट्रोल्स लगा के आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। मैनेजमेंट कोशिश कर सकता है। आगे बात करें, इट इज द लॉस बट इट शुड नॉट बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लॉस तो है, लेकिन लॉस का मतलब ये नहीं है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ऑलरेडी डेबिटेड है, उल्टा उसको हटाना है आपको। बिकॉज इट इज द लॉस विच अकर वेरी ऑफन, इट वुड रिड्यूस द प्रॉफिट्स इन द ईयर इन विच इट अकर। जिस साल आग लगी उस साल के प्रॉफिट रिड्यूस कर देगा, या फिर हो सकता है कि लॉस में भी ले आए। अगर प्रॉफिट्स बहुत कम थे और अब नॉर्मल लॉस की वजह से लॉस ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल लॉस शो कर रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉफिट रिड्यूस कर देगा या हमारे लॉस शो करेगा, लेकिन ये लॉस अदर ईयर्स में नहीं होगा, फ्यूचर ईयर्स में ये लॉस नहीं होगा। अब अगर हम दिखा देते हैं लॉस को एज इट इज रखते हैं, तो क्या गड़बड़ हो सकती है। इफ वी शो इट इन द डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। हमने देखा भी है, वेरीफाई किया था कि जब तक हमने कुछ नहीं किया, जब तक हमने अबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो एक्चुअली में पर यूनिट अगर हमने देखा तो हमें तो प्रॉफिट हो रहे थे, बट कंसाइनमेंट में लॉस आ रहा था। तो इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। और उससे क्या इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट ऑन द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के डिसीजन पे इंपैक्ट आएगा, वेदर टू कंटिन्यू विद द कंसाइनमेंट और नॉट इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ट्रीटमेंट क्या है फिर इसका ट्रीटमेंट। सो इट इज बेटर टू ट्रांसफर, इट इज बेटर टू ट्रांसफर, उसको डेबिट में नहीं रहने देना, उसको हटाना है। इट इज बेटर टू ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस। ट्रांसफर करना है, और जो भी लॉस होता है हमेशा उसकी कॉस्ट ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि जो लॉस हो गया ना उस पर कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जैसे कि मैं बात करूं कंसाइनमेंट स्टॉक की, कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए मैंने आपको कहा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस पर रिकॉर्ड कर लो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। वहां पे मार्केट प्राइस की बात कही जाती है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो स्टॉक है वो फ्यूचर में बिकना है। स्टॉक रखा हुआ है, फ्यूचर में बिकना है, बिकेगा तो मार्केट प्राइस की बात की जा सकती है। लेकिन मैं बात करूं अबनॉर्मल लॉस की, जो गुड्स जल गई, जो गुड्स जल गए हैं, क्या वो फ्यूचर में बिकने की बात कर भी सकते हैं। जो जल गए गुड्स हैं ही नहीं अवेलेबल, अवेलेबल फॉर सेल है ही नहीं, तो आप मार्केट प्राइस की कभी बात कर ही नहीं सकते यहाँ पर। तो यहाँ हमेशा आपको कॉस्ट लेनी होती है कि आपको क्या लॉस हुआ वो आपने लेना होता है। कंसाइनमेंट स्टॉक जो है वो अवेलेबल फॉर सेल है इन फ्यूचर, ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। तो ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस फ्रॉम कंसाइनमेंट अकाउंट टू अ सेपरेट अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसका नाम होगा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एंड देन डायरेक्टली, और उसके बाद अबनॉर्मल लॉस से आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर कोई इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन है तो उसको कंसीडर कर लो आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन। क्लियर। तो सेपरेट अकाउंट में इसको हमें डील करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट से बाहर निकाल देना है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर कंसाइनमेंट अकाउंट में तो था ही नहीं, अबनॉर्मल लॉस है ही नहीं, उनको ऐसा लगता है। तो मैंने आपको बता दिया वो दिख नहीं रहा है अबनॉर्मल लॉस से, लेकिन डेबिट में अगर 1000 यूनिट्स हैं और क्रेडिट में उससे कम यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब लॉस छुपा हुआ है। क्लियर। कॉस्ट में वहां से आपको निकालना है। अगर डेबिट में और लॉस डालने की सोचोगे तो फिर आप डबल
लॉस बुक कर जाओगे फिर तो और भी गड़बड़ हो जाएगी, जो नहीं करना, डबल डबल लॉस थोड़ा ना बुक करेंगे। चलो आगे चलते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1st April 2019 गुड्स कॉस्ट प्राइस of which was rupees 2,40,000 rupees were consigned by Tata to his agent बिरला। टाटा ने बिरला को सेंड किया, तो टाटा बच्चे यहां पर कौन हो गया? टाटा यहां पर हो गया कंसाइनर और बिरला हो गया यहां पे एजेंट यानी कंसाइनी। गुड्स कॉस्ट प्राइस ऑफ विच, तो ये कॉस्ट प्राइस है, 2,40,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। तो कभी यहां पे वो कॉस्ट प्राइस बोलता है, कभी यहां पे वो इनवॉइस प्राइस बोलता है। तो ये कॉस्ट प्राइस है 240 एट अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% अबाउ कॉस्ट। कॉस्ट तो है 240 लेकिन हम इसको 240 पर भेजते नहीं है, जब भेजते हैं तो इनवॉइस प्राइस पर भेजते हैं, और इनवॉइस प्राइस डेफिनेटली कॉस्ट से ज़्यादा ही होता है, और ज़्यादा कितना? 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 25% अबव। तो यहाँ पर कॉस्ट से अगर 25% अबव की बात कर रहा है तो कॉस्ट मतलब 240 का 25% कैलकुलेट करके वो आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, जल्दी से मैं पहले अपनी इक्वेशन बना लेता हूँ, एक अकाउंट में यहाँ पे कॉपी करके ले आता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टाटा। तो यहां पे हमारे पास टाटा कंसाइनर है इन द बुक्स ऑफ टाटा। सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैं यहां पे बना लेता हूं, कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। जब भी इनवॉइस वैल्यू पर बेस क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही करना है। ये तीन वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं। कॉस्ट है 2,40,000 रुपीज, लोडिंग की बात कही है 25% अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट 25% और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको इसी का ही 25% लेना है जो आएगा 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये, और टोटल हो जाएगा बच्चे 3 लाख रुपीज। क्लियर? इनवॉइस वैल्यू आ गई 3 लाख रुपीज। चलो क्वेश्चन को आगे करते हैं। वैसे तो क्लियर हो गया, जब आपके पास इनवॉइस वैल्यू आ ही गई तो आसानी से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इनवॉइस वैल्यू पे ही लेना होता है 3 लाख रुपीज, और अगर इनवॉइस वैल्यू है तो आपको रिवर्स भी करना होगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लोडिंग को आप रिवर्स कर रहे हो, लोडिंग कितनी है? 60,000 रुपीज। तो ऊपर की इक्वेशन बनाने से थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाता है, मेरे को वैल्यूज इजीली मिल जाती हैं। तो 60,000 रुपये मैंने लोडिंग रिवर्स कर दी, ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिकॉर्ड हो गई है 2,40,000 रुपीज। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे बात कही, बिरला पेड रुपीज 13,000 ऑन अनलोडिंग। बिरला कौन है? यहां बिरला कंसाइनी है, ध्यान रखना, आप पहले कंसाइनी के एक्सपेंस बता दिए। कई बच्चे गलती से उनको लगता है पहले तो कंसाइनर के एक्सपेंस ही बताता है,
तो वो सीधा कंसाइनर में लिख देते हैं। ये कंसाइनर के नहीं है, कंसाइनी के एक्सपेंस है। बिरला पेड ₹13,000 ऑन अनलोडिंग एंड ₹2,000 पर मंथ टूवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल एंड 2% डेल क्रेडिटर कमीशन। ग्रॉस सेल पर कमीशन है और 2% डेल क्रेडिटर कमीशन है। तो अगर मैं बात करूं कंसाइनी के एक्सपेंस की, तो कंसाइनी के एक्सपेंस मान लो मैं ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं, आगे चल के क्या पता कंसाइनर के एक्सपेंस बता दे। टू बिरलास अकाउंट कौन कौन से खर्चे की बात की? अनलोडिंग और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। अनलोडिंग 13,000 रुपीज और एस्टेब्लिशमेंट 2,000 पर मंथ। ये 13,000 हो गया और एस्टेब्लिशमेंट 2,000 पर मंथ है, तो आपको देखना होगा कितने मंथ का ये हमारा कंसाइनमेंट है। आगे चल के कहीं बताया होगा। आगे बात की बिरला पेड रुपीज, बिरला ने फिर से कुछ और पे किया। अगेन कंसाइनी, बिरला पेड ₹1,000 एज रेंट ऑफ गोडाउन फॉर 3 months एंडेड 31st जून 2019। 3 महीने का बिरला ने रेंट जो है वो पे किया। तो रेंट ऑफ गोडाउन भी एक्सपेंस आ गया बिरला का। और यहां से हमें यह भी पता चल गया कि हमारा कंसाइनमेंट पीरियड कितने का है। कंसाइनमेंट पीरियड है बच्चे 3 months का। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, बिरला पेड ₹1,000 एज रेंट ऑफ गोडाउन फॉर 3 months। रेंट में कितना लूं? 1,000 मल्टीप्लाई 3,000 लूं, या फिर वो ये कहना चाह रहा है कि 3 months का ही 1,000 है। दोनों में से क्या लग रहा है आपको लैंग्वेज को पढ़ के? अगर लैंग्वेज को पढ़ने की बात की जाए, बिरला पेड ₹1,000 पर मंथ नहीं, बिरला पेड ₹1,000 एज रेंट ऑफ गोडाउन। बिरला ने 1,000 रुपये पे किया, 1,000 रुपये पे किया एज रेंट ऑफ गोडाउन, गोडाउन का रेंट फॉर 3 months, 3 महीने के लिए। 3 months का 1,000 रुपये है, तो इसका मतलब बच्चे ये नहीं है, इसका मतलब ये है 3 महीने का रेंट 1,000 रुपये। यहां पर भी गलती हो जाती है बच्चों से, तो इसका ध्यान रखना। लैंग्वेज वो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे सकता है, वो तो चाहता ही है कि मैं बच्चों से गलती करवाऊं और मार्क्स काटें, छोटी छोटी चीज़ों पर सिली मिस्टेक करवाएं। उनको पता है गिनती के कॉन्सेप्ट है, कंसाइनमेंट तो बच्चे अच्छे से कर लेंगे, इनको कहीं बीच में फंसाते हैं। क्लियर? चलो आगे अब बात की एस्टेब्लिशमेंट अगर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस थे 2,000 पर मंथ। यहां क्लियरली मेंशन था पर मंथ, 2,000 रुपये पूरे नहीं है, 2,000 पर मंथ है। और यहां से मुझे पता चल गया कि 3 months का कंसाइनमेंट है। तो बच्चे यहां पर मेरे जो एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंस होंगे 6,000 रुपीज, 2,000 पर मंथ और 3 months का कंसाइनमेंट है। कैसे पता चला 3 month का कंसाइनमेंट है? या तो डायरेक्ट बता देगा या कोई और हिंट देगा। तो उसने हिंट दिया गोडाउन के रेंट को लेकर कि 3 महीने का गोडाउन रेंट रिकॉर्ड करो। 3 महीने का क्यों रिकॉर्ड करें? क्योंकि कंसाइनमेंट पीरियड 3 months का होगा। आगे बात चलते हैं, आगे बात कही। अच्छा डेट्स भी मेंशन है, आप चाहो तो डेट्स ले सकते हो। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये डेट्स ले सकते हो, लेनी है तो मैं बिना डेट से कर देता हूँ। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹2,50,000। सेल की बात कर दी क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यूनिट्स गिवन नहीं है। हमने पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किया जिसमें यूनिट्स गिवन नहीं थी, तो हमने कहा था यूनिट्स गिवन नहीं होंगी तो भी कोई इशू नहीं है, हम कर सकते हैं। तो यूनिट्स गिवन नहीं है, सीधा हम 3/4 ले लेंगे। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹2,50,000, हाफ ऑफ विच वर क्रेडिट सेल, जिसमें से आधी क्रेडिट सेल है। क्लियर? चलो तो हम सेल बुक कर लेते हैं अपने पास। सेल बुक करने के लिए बाय बिरलास अकाउंट 3/4 आपकी सेल हो गई है। 3/4 ऑफ द गुड्स जो है वो सेल हो गई हैं। इसमें से उसने कहा था कि आधा कैश है और आधा क्रेडिट है।
तो 3/4 जितना भी आएगा उसको आधा आधा कर देंगे। 2,50,000 रुपए का सेल हुआ, तो 2,50,000 का सेल हुआ तो 1,25 कैश सेल और 1,25 क्रेडिट सेल। टोटल 250 की सेल हुई है, जिसमें से आधी कैश है और आधी क्रेडिट है। अगर आपको उसकी कॉस्ट पर जाना है तो उसने कहा 3/4 ऑफ द गुड्स सेल हो गई हैं। क्लियर? 3/4 ऑफ द गुड्स। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 3/4 ऑफ द गुड्स सेल हो गई हैं तो क्या कंसाइनमेंट स्टॉक बता सकते हो कितना होगा? अगर बच्चे 3/4 ऑफ द गुड्स सेल हो गई हैं तो इसका मतलब 1/4 ऑफ द गुड्स कंसाइनमेंट स्टॉक होना चाहिए। 75% अगर सेल हो गए हैं तो 25% कंसाइनमेंट स्टॉक होना चाहिए, बचा होना चाहिए। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। आगे जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो आगे हमें कह रहा है हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ गुड्स, हाफ ऑफ द बैलेंस। पहले तो बात कर रहा है बैलेंस की। बैलेंस गुड्स कितने बचे हैं? 1/4। फिर वो कह रहा है हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ गुड्स वाज स्टोलन। ओहो, चोरी हो गई, अबनॉर्मल लॉस। चोरी हो गई है, अबनॉर्मल लॉस। मतलब कि जो गुड्स बचे 1/4 उसमें से आधे चोरी हो गई। जो बचे थे उसमें से आधे चोरी हो गई, तो 1/4 बचे थे। तो बताओ इसका मतलब कितना चोरी हो गया और कितना बचा होगा? 1/4 गुड्स बचे थे। देखो 3/4 तो सेल हो गए थे, 1/4 बचे। 1/4 में से कह रहे हैं आधे गुड्स सेल हो गए हैं और आधे गुड्स बचे हुए हैं, तो 1/2 1/2 कर दें। 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा ना, है ना? 1/2 कर दें। ऐसा मत कर देना, गलती हो जाएगी। सिंपली देखो, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया यस। अच्छा, पहले सही आंसर भी दिया फिर यस भी बोल रहे। बच्चे 1/2 किसका? जो बचा है पोर्शन उसका। 1/4 का हाफ और 1/4 का हाफ। 1/4 का हाफ जो है उसको आग लग गई, 1/4 का हाफ जो है वो हमारे आग में लगी, चोरी हो गई थी। 1/4 का हाफ चोरी हो गए हैं, 1/4 का हाफ स्टॉक बचा हुआ है। तो जितना बचा था स्टॉक उसमें से आधा स्टोलन और आधा स्टॉक बचा हुआ है। तो आधा आधा किसका? 1/4 का हाफ हाफ जब करोगे तो 1/2 1/2 नहीं आएगा, तो उसका हाफ हाफ करोगे तो 1/8 एंड 1/8 आएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से अगर बोलना चाहो तो आप यूं कह सकते हो 75% आपका सेल हो गया, है ना बच्चे? देखो सेल हो गया 75%, अब बचा कितना होगा? 25%। 25% का हाफ जो स्टोलन हुआ वो हुआ 25% का हाफ, यानी कि 12.5%। और स्टॉक कितना पड़ा होगा? 25% का हाफ, यानी कि 12.5%। तभी तो पूरा जाके 100% बनेगा। और ये 12/5 को आप 1/8 कह सकते हो, यही मैंने कहा है। 3/4 सेल हो गया, जो 1/4 बचा उसका आधा, जो 1/4 बचा उसका आधा, टोटल का आधा नहीं। टोटल का हाफ बोलते तो 1/2 कर लो, जो बचा उसका आधा, 1/4 का हाफ। 1/4 का हाफ स्टोलन, 1/4 का हाफ स्टॉक बचा हुआ है। क्लियर? तो परसेंटेज से निकाल लो या वैसे निकाल लो, बात एक ही है। तो यहां पर कई बच्चे गलती कर देते हैं। अब बात आती है कंसाइनमेंट स्टॉक की, तो कंसाइनमेंट स्टॉक मेरे पास 1/8 या फिर 12.5%। अब मैंने आपको कहा था जो भी लॉस होगा उसको आपको ट्रांसफर करना है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो जब भी अबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो आपको यहां पर लिखना होगा बाय
अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, ये आप ट्रांसफर कर रहे हो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में, एक सेपरेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हो ताकि उसको सेपरेटली डील करें। कंसाइनमेंट में ऑलरेडी कंसीडर होता है, इस यहां से हटाने के लिए ना 1/8। और अगर आप चेक करना चाहो क्या ये टोटल 1 के इक्वल हो जाएगा, देखो 3/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, अगर आप 5% एंड 12.5% ऐसा कर लो तब भी हमारे पास यही आएगा, या फिर आप 3/4 1/8 ऐसा कर लो तब भी हमारे पास यही आएगा। तो बच्चे अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब हमें इस क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, कंसाइनमेंट स्टॉक की भी वैल्यू निकालनी है, और अगर आगे चल के बात करें तो हमें कमीशन की भी बात करनी होगी। कमीशन के बारे में भी उसने क्वेश्चन में बोल दिया ना, कमीशन के बारे में उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, यानी कि टोटल सेल पर 5% कमीशन है, और 2% डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन भी है यहाँ पर। देखते हैं क्या कोई हमें बैड डेट्स लॉस भी हुआ है। अगर हम बात करें तो बैड डेट्स लॉस की तो बात ही नहीं की है, तो ऐसा हो सकता है कि हमने कंसाइनी को 2% डेल क्रेडिटर कमीशन दे दी कि बैड डेट्स लॉस होगा तो आप बियर करोगे। कंसाइनी ने इतना अच्छा काम किया, उसको पता है लॉस मुझे हो जाएगा, उसने सारी पार्टी से पैसे रिकवर कर लिए, ऐसी पार्टी को दिया ही नहीं सामान, बेचा ही नहीं जहां पे उसको डर था कि पैसा लॉस हो सकता है, तो कोई बैड डेट्स का लॉस हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेल क्रेडिटर कमीशन अब नहीं देंगे, कहीं समझो सर बैड डेट्स तो हुआ नहीं है तो नहीं देते डेल क्रेडिटर कमीशन, नहीं, वो तो आपने एग्रीमेंट कर लिया कि जितना भी बैड डेट्स होगा सारा आपको बियर करना है, अगर नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस है, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों चीजें रहती हैं, तो रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो कोई लॉस नहीं हुआ, तो 2% डेल क्रेडिटर कमीशन स्टिल हमें देनी पड़ेगी, तो हम कमीशन को भी यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे। कमीशन के लिए भी क्या बोलेंगे, टू बिरलास अकाउंट कमीशन, दो तरह की कमीशन है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपेंस बच्चे हमने सारे ले लिए हैं, मैं बात करूं तो यहां पर एक्सपेंसेस जो हैं कंसाइनर की वो है ही नहीं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस तो कुछ है ही नहीं, टाटा के एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में बताए ही नहीं है, सिर्फ कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं 13,000 प्लस 7,000, ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 रुपीज। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हम वर्किंग नोट बना लेंगे इन सब चीजों का। गुड्स जो स्टोलन हुए थे उसके लिए कहा था कि हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, अ क्लेम लॉज्ड फॉर ₹25,000, हमने इंश्योरेंस क्लेम की फाइल लगा दी है, क्लेम लॉज कर दिया। क्लेम लॉज करना मतलब कि आपने क्लेम किया, आपने फाइल लगाई है, आपने कहा 25,000 रुपए का लॉस हुआ, 25,000 का, इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि आप हमें ये दे दो, बट जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी उतना ही दे, इंश्योरेंस कंपनी अपने सर्वेयर्स भेजती है, चेक करती है, प्रॉपर वेरीफाई करती है हर चीजों को, और फाइनली डिसाइड करते हैं कि कितना लॉस आपको मिलना चाहिए। आपने जितना भी लॉस की फाइल लगाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना लॉस किया उससे फर्क नहीं पड़ता, फाइनली सेटल कितना हुआ, फाइनली मिल कितना रहा है, ये मैटर करता है। क्लियर, तो अल्टीमेटली आपको 20,000 मिल रहे हैं। क्लियर, अब हम चलते हैं आगे, सबसे पहले हम कमीशन का वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो यहां पर वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर कमीशन। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में ओवरराइडिंग कमीशन नहीं है, अगर ओवरराइडिंग कमीशन नहीं है तो आपको वो वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है जिस वर्किंग की मैं आपको बात करता हूं कि एक्चुअल सेल कितने यूनिट्स की और इनवॉइस वैल्यू भी उतने ही यूनिट्स की, एक्सेस सेल निकालने के लिए आप पहले वर्किंग करते हो ना, वो ओवरराइडिंग के लिए काम आती है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप सीधा जो आपको नॉर्मल कमीशन बताई है
नॉर्मल कमीशन निकाल लो। नॉर्मल कमीशन किस पर हो सकती है, या तो इनवॉइस वैल्यू पे या टोटल एक्चुअल सेल पर। तो 5% कमीशन ऑन ग्रोस सेल, ग्रोस सेल का मतलब टोटल सेल। टोटल सेल कितनी है, 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपए। इस पे निकल जाएगी बच्चे नॉर्मल कमीशन। तो 2,50,000 का 5%, 12,500, ये हमारी आ गई नॉर्मल कमीशन। अब हम बात करते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन की। क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन भी है। डेल क्रेडिटर कमीशन हमें क्वेश्चन में दी है 2% और नहीं बताया किस पर, क्रेडिट सेल पर होगी या टोटल पर होगी। नहीं बताया तो ये भी टोटल पर है। और आप चाहो तो इस केस में एक ही साथ टोटल कमीशन निकाल सकते थे, 2,50,000 का 7%। जब भी वो सेम अमाउंट पर हो, दोनों ही आपको ग्रोस सेल पे दिए हो, दोनों ही आपको टोटल सेल पर है, तो आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर कमीशन मैंने कैलकुलेट कर ली, जो मेरे पास आ गई 17,500। तो मैं यहां पर कमीशन लिख लेता हूं 17,500 रुपये। अब मुझे दो चीजें चाहिए, कंसाइनमेंट स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस। क्लियर। और मजे की बात यह है कि जो आप वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग नोट बनाते हो, जो सेकंड वर्किंग नोट आप बनाते हो, उसी वर्किंग नोट में आपको अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वर्किंग नोट की। वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस। तो ये सेकंड वर्किंग नोट है ना, ये बहुत ही काम का वर्किंग नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। तो ये वर्किंग नोट आपको सही बनाना आना चाहिए। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अगर क्वेश्चन में दी हो तो, नहीं दी होगी तो बिना क्वांटिटी के भी हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन नहीं है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ही लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। क्लियर। क्वांटिटी इस क्वेश्चन में थी नहीं। कॉस्ट की बात करें तो 2,40,000 रुपीज कॉस्ट का सामान भेज दिया गया था। ऐड कर देंगे कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनर के सारे एक्सपेंस। कंसाइनर की बात करें तो कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस इसमें किए ही नहीं है, कुछ भी एक्सपेंस नहीं थे कंसाइनर की। फिर ऐड कर देंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनिंग। बिरला ने कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स किए, अगर हम देखेंगे नॉन रिकरिंग लेने हैं सिर्फ, ये तो टोटल एक्सपेंस है। अनलोडिंग, सेम गुड्स के ऊपर एक ही बार लगेगा, लोडिंग अनलोडिंग। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस पर मंथ है, नॉन रिकरिंग नहीं होगा। रेंट ऑफ गोडाउन पर मंथ है, तो ये नॉन रिकरिंग नहीं होगा। क्लियर। गोडाउन तक का खर्चा लेना होता है और वो है 13,000, 13,000 रुपए। तो 13,000 रुपए हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि कंसाइनर के पास से गुड्स चले थे 240 के, लेकिन जब वो कंसाइनी के पास पहुंची तो उसकी कॉस्ट हो गई है 2,53,000 रुपए, 2,53,000 रुपीज। कितनी क्वांटिटी का है हमें नहीं पता, क्योंकि क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कुछ नहीं होता, जो हमारा अमाउंट आया है, हम वो जो पोर्शन है, कितना सेल हुआ कितना बचा हुआ है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका यही वर्किंग नोट आपको अबनॉर्मल लॉस निकालने में भी हेल्प करेगा, और यही वर्किंग नोट आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने में भी हेल्प करेगा। देखो, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि आग कहां लगी या फिर चोरी कहां हुई, स्टोलन कहां हुआ, जब नहीं दिया तो हम मान के चलते हैं कि वो गोडाउन में हुआ। अभी उसकी बात करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं।
अब मैं निकाल लूंगा वैल्यू ऑफ स्टोलन गुड्स, या आप कह सकते हो अबनॉर्मल लॉस, और आप निकाल लोगे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ये दोनों ही बच्चे आपको 1/8 हैं। तो जो गुड्स हमारे पास कंसाइनी के पास गोडाउन में पहुंचे थे जिसकी कॉस्ट 253 थी, इसमें से 3/4 बिक गए थे और 1/8 में चोरी हो गई, 1/8 बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2,53,000 का 1/8, ये बच्चे हमारे चोरी हो गए हैं। 31625 और वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक ये भी यही कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि आधा में आग लग गई है और आधा जो है वो आग नहीं लगी, सॉरी स्टोलन हो गया, चोरी हो गया। बात एक ही है, मतलब आग लगे या चोरी हो, दोनों ही अब नॉर्मल लॉस हैं। 31625 कंसाइनमेंट स्टॉक बचा हुआ है। ये कैसे आया ये जानना है, तो ये भी ऐसे ही आया, 253 इसका 1/8। क्लियर। अब देखो बात होती है वैल्यू ऑफ स्टोलन गुड्स की। ये स्टोलन गुड्स की आपने वैल्यू इसकी निकाल ली, इसकी जो कॉस्ट है वो आपने कैलकुलेट कर ली है 31625। तो मैं इसको लिख देता हूं 31625। यहां पर मुझे अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट लेनी है जो मुझे ट्रांसफर करनी है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। इसमें आपको कभी भी लोडिंग ऐड नहीं करनी है। चाहे मैं ये कहूं कि ये तो लोडिंग वाला क्वेश्चन है, हम तो लोडिंग ऐड करके दिखा रहे हैं। लोडिंग ऐड करने के पीछे एक लॉजिक है। लोडिंग इसलिए ऐड की जाती है क्योंकि वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हैं, फ्यूचर में बिकेंगे, तो लोडिंग का बेनिफिट हो सकता है, हम लोडिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात होगी अबनॉर्मल लॉस की, जब भी बात होगी लॉस की, तो बच्चे लॉस तो कभी भी आगे चल के बिक नहीं सकता अवेलेबल फॉर के ले गए, आप कह रहे हो उसके ऊपर। तो आपने जो कंसाइनमेंट स्टॉक निकाला है, कंसाइनमेंट स्टॉक डेफिनेटली आपका फ्यूचर में सेल होगा। कंसाइनमेंट स्टॉक जो है ये आपका फ्यूचर में सेल होगा, ये फ्यूचर में सेल हो सकता है। लेकिन बात करें वैल्यू ऑफ स्टोलन गुड्स की, तो वैल्यू ऑफ स्टोलन गुड्स सेल नहीं होता फ्यूचर में। वो तो चोरी हो गया या जल गया, खत्म हो गया, उस पर हम प्रॉफिट की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। तो बात करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक की। क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो आपको एक बार लोडिंग ऐड करनी होगी एंड देन बाद में लोडिंग रिवर्स कर देंगे। लोडिंग कितनी ऐड करेंगे बच्चे, टोटल लोडिंग रिवर्स भी करेंगे। तो 60,000 के 1/8 की बात की जाए, ये हमारा आएगा 7,500 रुपीज, सिर्फ कंसाइनमेंट स्टॉक में, अब नॉर्मल लॉस में नहीं, ध्यान रखना। कंसाइनमेंट स्टॉक में पहले हम लोडिंग ऐड करेंगे, लेकिन ये लोडिंग हमें पता है कि रिवर्स होनी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम दिखा रहे हैं, अदरवाइज स्टॉक भी हमारा कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू दिया नहीं है तो कॉस्ट जो है हम उसी पे लेंगे। तो 39125 हमारा आएगा कंसाइनमेंट स्टॉक, लेकिन 7,500 आपको स्टॉक रिजर्व लेना है, रिवर्स कर देना है। क्लियर। तो कंसाइनमेंट स्टॉक 39125, और स्टॉक रिजर्व 7,500 अपोजिट साइड पे रिवर्स करने के लिए, टू स्टॉक रिजर्व।
ये हम क्या कर रहे हैं, जो लोडिंग है स्टॉक पे उसको रिवर्स कर रहे हैं। 7,500 रुपीज। अब आपका यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने सारे फैक्ट्स जो हैं वो कंसीडर कर लिए हैं, कोई एडवांस को लेकर बात नहीं थी, कोई बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल को लेकर बात नहीं थी। अच्छा, इस क्वेश्चन में टाटा पेड फ्रेट एंड अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹24,000। टाटा ने भी तो एक्सपेंस किए हैं, ये है ना 24,000 रुपीज। कंसाइनर टाटा ने भी एक्सपेंसेस किए हैं 24,000 रुपीज की। तो मुझे अब थोड़ा सा अपने क्वेश्चन में चेंज करना होगा। तो टाटा के भी यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं 24,000 रुपीज के, जो हमने मिस कर दिए थे। तो हम इसको जल्दी से लिख लेते हैं और इसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाएंगे। 24,000 रुपीज सबसे पहले तो यहाँ पर ये टाटा का एक्सपेंस आएगा। दूसरा, यहाँ पर जो हमने वर्किंग नोट बनाया है कंसाइनमेंट स्टॉक का एंड अबनॉर्मल लॉस का, यहां पर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। कंसाइनर के एक्सपेंस 24,000 रुपीज लेने होंगे, 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 13,000 रुपये, 2,77,000 रुपीज। तो ये 253 की जगह 277 हो जाएगा। क्लियर। और बात करें अब इसकी वजह से हमारा जो स्टोलन गुड्स की कॉस्ट है और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो भी डिफरेंट आएगा। 2,77,000, इसका आपको 1/8 निकालना होगा, 34625। 34625। थ्री फोर सिक्स टू फाइव में आपको 7,500 रुपये की लोडिंग ऐड कर देनी है, तो ये आपका चेंज होके आ जाएगा 42,125। क्लियर। तो मैं फिगर चेंज कर देता हूं। 42,125 मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक, और ये हो जाएगा 34625। यहां पर अब हमने कंसाइनमेंट के सारे फैक्ट्स ले लिए। एक बार ऐसे चेक कर लिया करो, इससे क्या होता है, कई बार मान लो कोई एक पॉइंट आपने मिस कर दिया हो तो आप उसको देख सकते हो कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया आपका, कहीं कोई एडवांस का पॉइंट रह गया हो, किसी का एक्सपेंस कोई रह गया हो, या कुछ और चीज़ रह गई हो। क्लियर, हमने चेक कर लिया। उसके बाद आगे इंश्योरेंस की बात की है। इंश्योरेंस तो हमारा अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में आएगा तो वहां डील कर लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा, कंसाइनी अकाउंट मांगा, एंड स्टॉक लॉस्ट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसी को अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं। स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जो बोला आपको स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसी को बच्चे बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट्स आपसे मांगे हैं टाटा की बुक में। मेन हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट ही होता है। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट आपका बन गया, सही बन गया, तो फिर बाकी तो आपके लिए बस एक खेल है कॉपी पेस्ट करने का। तो इनका टोटल कर लेते हैं, देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 60,000 रुपीज प्लस 2,50,000 प्लस 34625 प्लस 42,125, 386,750 क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड की बात करें तो 3,24,000 प्लस 20,000
प्लस 17,500 प्लस 7,500 369। तो इसका मतलब मेरे पास डेबिट साइड ही एक्सीड है, क्रेडिट साइड मेरे पास एक्सीड है, डेबिट साइड शॉर्ट है। 386,750 माइनस कर देंगे 3,69,000 रुपीज, 17,750। ये बच्चे हमारे पास आ गया प्रॉफिट। इसको हम ट्रांसफर करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? तो यहां पे हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाता है। और अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंसाइनी अकाउंट बनाना है, पर मैं कंसाइनी बाद में बनाता हूं, वो तो आप कई क्वेश्चन से बनाते आ रहे हो। पहले मैं आपको अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सिखा देता हूं, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो यहां पर मैं आपको अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं इसको। या फिर आप कह सकते हो लॉस ऑफ स्टॉक इन कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ टाटा, कंसाइनर की बुक में। तो अबनॉर्मल लॉस हमने एक तो ट्रांसफर कर दिया, जब ट्रांसफर किया तो यहां पर आ जाएगा टू कंसाइनमेंट, लॉस ऑफ स्टोलन गुड्स। जो गुड्स चोरी हुए हैं उसके लॉस की बात चल रही है। 34625 रुपीज का लॉस हुआ था, 34625। अब यहां पर बात हुई थी क्वेश्चन में कि हमने क्लेम लॉन्च किया था 25,000 का, लेकिन हमें मिला कितना 20,000। ठीक है, 20,000 रुपीज भी मिल गया तो क्या बुरा है, वो सेटल्ड हो गया, आपको पैसे मिल गए हैं। तो बाय कैश या बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैश या बैंक अकाउंट, ये आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। फाइनली अप्रूव हो जाना चाहिए, अप्रूव हो गया तो मिल भी जाता ही है 20,000 रुपीज। क्लियर? अब उसके बाद जो बाकी आपको अल्टीमेटली लॉस हुआ, ये लॉस आप ट्रांसफर कर दोगे अपना मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको फाइनली लॉस हो गया 34625 माइनस 20,000, 14,625। अगर मैं इसको सेपरेट अकाउंट में नहीं दिखाता तो ये लॉस का इंपैक्ट कहां पड़ जाता बच्चे, कंसाइनमेंट प्रॉफिट पर। कंसाइनमेंट प्रॉफिट मेरे 14,625 रुपए से रिड्यूस हो जाती, तो वो अमाउंट कुछ 3,000 समथिंग आता, 14,000 रुपीज रिड्यूस हो जाती। क्लियर? तो मैंने सेपरेट दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, जल्दी से बना लेते हैं कंसाइनी अकाउंट, 1 मिनट का काम है, इसको भी बना के जल्दी से निपटा लेते हैं। कंसाइनी अकाउंट की बात करें तो टू कंसाइनमेंट, यहां पर आएगा बच्चे सेल्स 2,50,000 रुपए, बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ये दोनों अमाउंट ले लेते हैं। कितने कितने थे हमारे पास? अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो 20,000, कमीशन की बात करें तो 17,500, 20,000 एंड 17,500, 20,000 रुपीज, 17,500, टोटल हो गया 37,500। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने लेना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर 2,50,000 रुपीज माइनस 37,500, 212,500।
और ये हमारा किसका अकाउंट है? कंसाइनी का, यानी कि बिरला का अकाउंट है। किसकी बुक में? टाटा की बुक में। क्लियर? ये 3 अकाउंट ही हमसे मांगे थे इस क्वेश्चन में, तो ये 3 अकाउंट हमने बना दिए। और जो बहुत ज़रूरी पॉइंट था वो था अबनॉर्मल लॉस का। इस क्वेश्चन में हमने पहले अबनॉर्मल लॉस को समझा, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा, और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसा क्यों होता है ये भी समझा। और उसके बाद अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देख लिया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें 3 अकाउंट मांगे थे कंसाइनर की बुक में। तो आपके सामने ये तीनों अकाउंट यहां पर हैं। इस अकाउंट की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये तीनों अकाउंट आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मेरा पर्पस है कि आपको एक ही बारी में मैं कंप्लीट क्वेश्चन दिखा पाऊँ। वो तो जब भी आप वीडियो देखोगे तो आराम से उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हो, ताकि आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था अबनॉर्मल लॉस का, जिसको हमने डील कर लिया। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।